नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2016-17 में, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज का जो सेशन है ये पार्ट 6 होने वाला है। इससे के पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक कवर कर लिया था और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और क्वेश्चंस के लेवल को देखे थे, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मैग्नीज का उत्पादक है? यानी झारखंड में मैग्नीज का प्रोडक्शन किस जिले में होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और रांची। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में मैग्नीज का जो उत्पादक होता है वो आपका वेस्ट सिंहभूम में होता है, पश्चिमी सिंहभूम में होता है। इससे जुड़े कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी जो भारत है इसमें सबसे अधिक अगर मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है किसी स्टेट में तो वो आपका उड़ीसा है, ठीक है। जहाँ पर सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर, कालाहांडी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर और कालाहांडी ये क्षेत्र मैग्नीज के लिए पूरे भारत में काफ़ी फेमस है, ठीक है। वहीं अगर झारखंड में देखें तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें पूछा गया है, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा 15 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के बराबर बताने के समान है? यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस को पूछ रहा है कि 15 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर बताने के समान है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है आपका 1:4 लाख, 1:3 लाख, 1:2.5 लाख और 1:4.5 लाख। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है और काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। अगर प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत भी अगर आप जान रहे होंगे तो, और नहीं तो अगर नहीं जान रहे तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपके लिए कभी कभी बहुत टफ हो जाता है और वो आप गलत कर देते हैं। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर को बोला जा रहा है 45 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो जब इसको 45 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाता है, यानी 3 बार में। अब 15 सेंटीमीटर था ना और यहाँ किलोमीटर है, तो जब सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो इसमें ये 3 डिजिट जो 6 डिजिट का जो जीरो है वो 3 के ऊपर आ जाता है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 लाख होगा, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर को जब 1 सेंटीमीटर में बदलिएगा तो उस हिसाब से ये 3 लाख होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों में से किसकी आवश्यकता होती है? अब किसके लिए पूछ रहा है? कपास के लिए। तो कपास की खेती के लिए क्या उच्च वर्षा और उच्च तापमान चाहिए, कम तापमान या उच्च वर्षा चाहिए, कम तापमान और कम वर्षा चाहिए, या उच्च तापमान और कम वर्षा चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कॉटन है, कपास है, इसकी खेती के लिए टेम्परेचर ज़्यादा और वर्षा कम चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। तो जो कपास का पौधा होता है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि खिला हुआ धूप होना चाहिए। जिस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है उस क्षेत्र में इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, यानी खिला हुआ धूप चाहिए, ठीक। और जो पौधा है उसको तैयार जब होता है कपास का पौधा तो कम से कम 100 दिन ऐसा होना चाहिए जो पाला रहित होता है। जैसे ठंडक के दिनों में हम लोग देखते हैं जो पाला पड़ता है, यानी जो ड्यू होता है
ऐसा 100 दिन होना चाहिए जब कपास का पौधा तैयार होता है, तो ऐसा 100 दिन जिसमें पाला नहीं पड़े, यानी ज़्यादा ठंड नहीं पड़े, ठीक है, कम से कम 100 दिन। मध्यम से हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मध्यम वर्षा की बात करें तो उसमें 50 से 80 या 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम जा सकता है, उतना ही वर्षा इसको चाहिए होता है, ज़्यादा वर्षा इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कपास की खेती के लिए हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, यानी उच्च तापमान और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से है। मर्केटर प्रक्षेप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी जो मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, इसको किस लिए बनाया जाता है? तो आकाशीय वस्तुओं के मानचित्रण के लिए, वस्तुओं के वितरण को दर्शाने के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए, या स्थानों के बीच की दूरी की गणना के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाने के लिए मर्केटर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मर्केटर प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार का होता है और इसको नाविक लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नाव से लोग पहले व्यापार करते थे, वे नाविक लोग मर्केटर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते थे। अब मर्केटर से संबंधित भी कुछ तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो भूगोलवेत्ता और कार्टोग्राफर जेराइड्स मर्केटर द्वारा 1569 में एक बेलनाकार प्रक्षेप पर बनाया गया है। ठीक है, जो मर्केटर प्रक्षेप है, यह नेविगेशन के लिए मानक नक्शा प्रक्षेप बनाया गया, क्योंकि यह उत्तर को ऊपर तथा दक्षिण के रूप में प्रतिनिधि करने में अद्वितीय है। यानी जो मर्केटर प्रोजेक्ट है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बहुत इजीली वे में डिटेक्ट करता है। इसलिए जो नाविक होते हैं उसको समुद्र में यात्रा जब कर रहे होते हैं तो उसको दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पथ प्रदर्शन के लिए मर्केटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 2002, 1972, 1974, 1980। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश की वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जैसे कोई भी अधिनियम आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जैसे कई सारे जंगली जानवरों को लोग शिकार करते थे। ठीक है, तो अवैध तरीके से जो शिकार करते हैं उसके ऊपर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तस्करी, अब शिकार करके इसको लोग बाहर देशों में बेच देते थे। ठीक है, अवैध व्यापार करते थे। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये वन्यजीव अधिनियम लाया गया था, जो कि 1972 में लाया गया था। ठीक है, जनवरी 2003 में जब ये अधिनियम 1972 में लाया गया तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे, जो सज़ा का प्रावधान था, वो काफ़ी लचीला था, यानी कठोर प्रावधान नहीं किया गया था। तब समय के अनुरूप इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई और जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और जो सज़ा था इस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, उसमें जुर्माना और जो सज़ा था वो और अधिक कठोर कर दिया गया। यानी जो नियम बनाए गए थे उसमें और इसको कठोर कर दिया गया, हार्ड कर दिया गया। पहले जो सज़ा होती थी उस सज़ा में और बदलाव करके उस सज़ा को और अधिक कठोर बना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े शहरों या समुदाय के शहरी परिवेश के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? रूरल अर्बन फ्रेंच, सीमा, भौगोलिक क्षेत्र या हिंटरलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो है आपका हिंटरलैंड। ठीक है, तो हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जैसे कोई शहर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये शहर है कोई।
अब इस शहर के चारों तरफ जो क्षेत्र डेवलप होता है, ठीक है, जहाँ ग्रामीण परिवेश होता है, तो इस क्षेत्र को हिंटरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि इस शहरी क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित होता है, ठीक है। हालांकि जो रूरल अर्बन फ्रेंच है, नगरीय ग्रामीण उपांत है, ये भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं हिंटरलैंड में, वो रूरल अर्बन फ्रेंच से कहीं अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ हिंटरलैंड की बात की जा रही है, रूरल अर्बन फ्रेंच की बात नहीं की जा रही है। जो ग्रामीण नगरीय उपांत होता है उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना गया है। अगर हम बात करें हिंटरलैंड की, तो हिंटरलैंड एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पीछे की भूमि। जैसे मान लेते हैं कि कोई घर बना है, ठीक है, अब घर के पीछे का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, हिंटरलैंड। जैसे हम यहाँ घर बताने का सेंस ये है कि ये कोई शहर है और शहर के जस्ट पीछे का जो क्षेत्र होगा वही हिंटरलैंड कहलाता है, ठीक है। और ये जर्मन वर्ड है, ठीक। किसी तट के पीछे का क्षेत्र या किसी नदी का किनारा, यानी कोई अगर शहर है जर्मनी में, तो शहर अगर नदी के किनारे बसा है, तो इस नदी के किनारे जो शहर बसा है, इसके पीछे का जो क्षेत्र होता था उसके लिए हिंटरलैंड वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। कोई नदी हो गया या कोई समुद्र का तट हो गया, उस तट के किनारे अगर कोई शहर बसा है और उस शहर के पीछे का जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, उस क्षेत्र को हिंटरलैंड कहा गया, ओके। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले भूगोलवेत्ता जॉर्ज चिसॉल्म ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसकी है, किसकी रचना है, तो ये जॉर्ज चिसॉल्म की है, ठीक है। तो सबसे पहले 1888 ईस्वी में जॉर्ज चिसॉल्म ने ही अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी में ये जो हिंटरलैंड वर्ड है इसका प्रयोग किया था, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं के एक समूह को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है फूड वेब, परपोषी, स्वपोषी, स्थूल उत्पादकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फूड वेब, ठीक है। जो अंतः संबंधित खाद्य श्रृंखला होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं। जैसे फूड वेब में होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई पेड़ पौधा है या घास फूस है, तो इस क्षेत्र में ये जो पेड़ पौधा है और घास फूस है इसके ऊपर कितने जीव जंतु डिपेंडेंट हैं और उस जीव जंतु के ऊपर फिर कोई जीव जंतु जरूर डिपेंडेंट होगा। तो ये जो डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर होती है तो ये जाल का निर्माण करता है, वेब का निर्माण करता है, जिसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं, ओके। तो इस प्रकार का जो खाद्य जाल होता है वो किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। अभी बात कहें कि कोई भी उत्पाद है, हम घास ही ले लेते हैं या पेड़ पौधे ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी, जैसे घास के ऊपर हिरन डिपेंडेंट है, कीड़ा मकोड़ा डिपेंडेंट है, मेढक डिपेंडेंट है, तो ये जो एक जाल बन रहा है ना, इसी को हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का, जैसे एक मानव को ही ले, तो क्या केवल वो अनाज ही खाता है? नहीं, वो कई सारी चीज़ों को खा सकता है, ये सर्वाहारी होता है। उदाहरण के लिए एक पौधा को ही ले, तो एक पौधा है एक ही समय में अनेक शाक भक्षियों का भोजन हो सकता है। यानी पौधा को अगर जिराफ भी खा रहा है तो हिरन भी खाएगा, ठीक है। जैसे घास पर खरगोश अथवा टिड्डा या बकरी अथवा सभी निर्भर करते हैं। जो घास होता है, घास को खरगोश भी खाता है, टिड्डा भी खाता है, बकरी भी खाता है, और अन्य जो शाकाहारी जीव हैं वे सारे जीव खाते हैं जो कि घास पात पे जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार का जो एक श्रृंखला बनता है वो खाद्य जो होता है, वो खाद्य जाल कहलाता है, फूड वेब कहलाता है, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लिंग अनुपात क्या है? 2011 के अकॉर्डिंग झारखंड का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 948, 926, 930 और 908। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 948। जो झारखंड में लिंगानुपात है, लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ठीक है, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से हम लोग जो सेक्स रेशियो है वो निकालते हैं, लिंगानुपात निकालते हैं। ठीक, अगर हम झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 थी। ठीक, जिसमें जो लिंगानुपात था वो 948 था, यानी प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो और इससे रिलेटेड फैक्ट है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम है, और अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो वो धनबाद है। ठीक, वहीं अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए झारखंड का तो रांची है, और न्यूनतम जो साक्षरता वाला जिला है झारखंड का वो है आपका पाकुड़। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो रांची है उसका साक्षरता दर है 76.06%, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो पाकुड़ है उसका साक्षरता दर है 48.82%। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यही था आज का हमारा 10 क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस के लेवल को समझने में आपको आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।